वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के दैनिक जागरण के सेशंस में। दोस्तों, दैनिक जागरण का इम्पोर्टेंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हीं आर्टिकल्स को, उन्हीं न्यूज़ों को हम कवर करते हैं जो हमारे एग्जाम में या हमारे सिलेबस से जो मैच खाता हो। तो हम उन अननेसेसरी क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, अवॉइड करते हैं जो हमारे इस एग्जाम के लायक नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण के आज का न्यूज के साथ। तो दोस्तों, जो कोई भी तरीका जो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के खतरे को बढ़ते हुए देखते हुए, जो खतरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कुछ भी अपना पराली जलाना तुरंत बंद करें। केंद्र के साथ, केंद्र सरकार के साथ जो नियर बाई स्टेट हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जो पश्चिमी यूपी है, इन सारे राज्यों को चेतावनी दी है कि आप जल्दी से जल्दी पॉल्यूशन का निपटारा करें, पराली जलाने की समस्या का निपटान करें। फिर इसमें अमेरिका और भारत का 2+2 वार्ता जो हुआ है उसके बारे में आया है कि अमेरिका और भारत मिलकर बनाएंगे टैंक और युद्धक वाहन। भारत और अमेरिका मिलकर टैंक व दूसरे युद्धक वाहनों का निर्माण करेंगे। इस बारे में प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से ही आया था, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया है। 10 नवंबर 2023 को दोनों देशों के बीच रिसेंटली कंडक्ट हुआ है ये 2+2 वार्ता। इसमें बात हुई और फैसला लिया किया गया कि आपसी सहयोग से सेना में इस्तेमाल होने वाले टैंक और अन्य युद्धक वाहनों को विकसित किया जाएगा और सह निर्माण किया जाएगा। इसके लिए दोनों देशों ने एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने का भी फैसला किया है। भारत और अमेरिका की रक्षा और विदेश मंत्री 2+2 वार्ता में रक्षा और विदेश मंत्री ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अ, रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस बैठक में रक्षा सहयोग को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। वार्ता के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने इस बात की जानकारी दी और बाद में अमेरिका की रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी पत्रकारों से अलग से हुई एक बातचीत में इसकी पुष्टि की। वार्ता में ऑस्टिन के साथ ही विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, भारत में अमेरिका के एक राजदूत एरिक गासेंटी आदि थे। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश सचिव विनय क्वात्रा, रक्षा सचिव अरमाने, अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू कर रहे थे। ऑस्टिन ने कहा कि हम साथ मिलकर युद्धक वाहन बनाना चाहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण परियोजना होगी। भारत में MQ-9B ड्रोन देने के उत्तर पर ऑस्टिन ने कहा, इस बारे में सही समय पर घोषणा होगी। जहां तक अमेरिका की बात है, तो भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाने में जो भी मदद दरकार होगी, उसे उपलब्ध करा रहा है। तो अमेरिका और भारत के बढ़ते रिश्ते, खासकर अ, रक्षा सहयोग को लेकर वे काफी नजदीक और घनिष्ठता दिखाई दे रहे। 2+2 वार्ता में चीन के अतिक्रमण और आतंकवाद पर भी चर्चा हुई। तो ये था अमेरिका के साथ हुए 2+2 वार्ता। आम आदमी ने जो आदमी द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे MP, MLA, तो इनके द्वारा पास किए गए वोटों को जो गवर्नर होते हैं वे नहीं रोक सकते, ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप आग से खेल रहे हैं राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों और सीमाओं को रेखांकित करते हुए शुक्रवार को कहा कि राज्यपाल विधानसभा सत्र की वैधता पर संदेह करके विधेयकों को लटकाए नहीं रख सकते। कोर्ट ने कहा कि पंजाब विधानसभा का 19-20 जून का सत्र संवैधानिक था और राज्यपाल उन्हें भेजे गए विधायकों पर विधेयकों पर संविधान के मुताबिक कार्यवाही करें। कोर्ट ने विधेयकों की मंजूरी को लेकर पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच गतिरोध को गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि राज्य में जो हो रहा है उससे कोर्ट खुश नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हमारा देश स्थापित परंपराओं पर चलता है, उनका पालन करने की जरूरत है। कोर्ट ने राज्यपाल के विधानसभा सत्र को अवैधानिक करार देने की शक्ति पर भी सवाल उठाया।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने राज्यपाल सचिवालय के वकील से कहा कि आप यह कैसे कर सकते हैं कि जो विधेयक आपको भेजे गए हैं आप उन्हें सहमति नहीं देंगे क्योंकि सत्र आप अवैध था। आप जो कर रहे हैं आपको उसकी गंभीरता मालूम है, आप आग से खेल रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राज्यपाल ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये विधेयक चुने हुए सदस्यों ने पास किए हैं, हम संसदीय लोकतंत्र में हैं। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। पीठ पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में राज्यपाल पर विधेयक को लटकाए जाने का आरोप लगाया था। साथ ही मांग की थी कि कोर्ट 19-20 जून के विधानसभा सत्र को संवैधानिक घोषित करे, जबकि राज्यपाल ने कहा था कि 19 और 20 जून को विधानसभा सत्र असंवैधानिक था, इसलिए उसमें पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं दे सकते। तो इसमें राज्यपाल ने अपना पक्ष देते हुए कहा था कि 19 से 20 जून को जो विधानसभा का सत्र आयोजित हुआ था वह असंवैधानिक था। राज्यपाल ने कहा था कि इस बारे में कानूनी राय ली है। हालांकि केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह सत्र की वैधानिकता या राज्यपाल के अधिकारों पर फिलहाल आदेश पारित न करे। केंद्र दखल देकर चीजों को ठीक करेगा, लेकिन कोर्ट ने उनका अनुरोध नहीं माना और कहा और आदेश पारित किया कि उसमें विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यसभा और स्पीकर का अधिकार स्पष्ट किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस सत्र की वैधानिकता पर किसी तरह का संदेह करना संसदीय लोकतंत्र के साथ धोखा है। विधानसभा अध्यक्ष सदन के विशेषाधिकार और छूटों के संरक्षक थे। उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया था। सत्र की वैधानिकता पर संदेह करने का संवैधानिक विकल्प या राज्यपाल के पास नहीं है। विधानसभा निर्वाचित विधेयकों से गठित हुई है। तो विधानसभा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा गठित की जाती है, उनके द्वारा पास किया गया बिल जो है विधेयक वे संवैधानिक बिल होते हैं। तो वे संवैधानिक प्रोसीजर के द्वारा पास किए जाते हैं, तो वे संवैधानिक बिल कहलाते हैं। तो इस पर मनमाना करना किसी भी तरह संविधान के उद्देश्यों का उल्लंघन है, संविधान के द्वारा दी गई शक्ति का भी उल्लंघन है। जो राज्यपाल हैं, जो स्पीकर हैं, उनको दी गई विशेष अधिकार का उल्लंघन है, दुरुपयोग कहा जाता है। कोर्ट ने कहा संवैधानिक का विधानसभा सत्र कहा कि कोर्ट को जल्द से जल्द वापस किया जाना चाहिए और अपने सीमित समय पर उसको वापस कर देना चाहिए। ऐसा कोर्ट ने राज्यपालों की भूमिका को लेकर सवाल उठाया और आदेश भी जारी करे। हम पन्नू की धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं। कनाडा ने कहा कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा हत्या के बाद बड़ी तनातनी को कम करने के लिए कनाडा ने प्रयास तेज कर दिए। तो ये निज्जर हत्या वाले मामले केस का है, जो कनाडा और भारत के रिलेशनशिप अभी कुछ तनातनी देखने को मिल रही है। वो उसको सुलझाने की कोशिश में है कनाडा की भारत के साथ रिलेशन उसका नॉर्मल हो जाए। अब ताइवान देगा भारत को 1 लाख नौकरी इजराइल के बाद। बारिश से 7 दिन बाद राहत की सांस। एलजी ने 166 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ का किया उद्घाटन। जेल में मनेगी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की दिवाली। हाँ, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी पेपर नंबर 3, इस पेपर 3 के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के बिना देश सुरक्षित नहीं रह सकता। अमूमन जो है घुसपैठिए जो आते हैं, चाहे आप शरणार्थी की बात करें या फिर किसी ड्रग सप्लाई की बात करें, औजार सप्लाई की बात करें, तो बाहर से जो फॉरेन सपोर्टर्स होते हैं, जो
विदेश से सप्लाई होता है वो बॉर्डर से ही होता है, चाहे आप बॉर्डर के साउथ में आप देख लें या फिर नॉर्थ ईस्ट में देख लें या फिर तो पाकिस्तान से लगा हुआ सीमा देख लें या तो फिर भूटान चाइना से लगा हुआ सीमा, इन सारे सीमाओं से सटे हुए विलेज यहाँ की सिक्योरिटी के बिना आंतरिक सुरक्षा जो है भारत की नहीं की जा सकती। जब तक कि अंदर बॉर्डर सिक्योर नहीं रहेगा तब तक की आंतरिक सुरक्षा शामिल नहीं रहेगा, क्योंकि जो ब्रेन वॉश होगा, जो यहाँ के आतंकी संगठनों को, यहाँ के जो माओवादी होंगे, जो आतंकी होंगे, उनको सपोर्ट, उनको मनी सप्लाई, उनको औजार सप्लाई, टेक्नोलॉजी सप्लाई बाहर से ही दिया जाएगा। इससे इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती मिलेगी। अगर इनकी फंडिंग रोक दी जाए, इनको सपोर्ट रोक दी जाए और साथ ही साथ इनके टेक्नोलॉजी को रोक ब्रेक कर दिया जाए, तो आतंकवाद का उतना प्रभाव नहीं होगा, उतना आंतरिक सुरक्षा उतना क्षति नहीं होगा जितना कि अगर इन्हें बाहरी सपोर्ट मिल जाए तो ये ज्यादा देश को क्षति पहुंचा सकते हैं, देश की सुरक्षा को। तो अमित शाह ने देहरादून में जो कहा कि सीमा पर स्थित गांव खाली होंगे तो सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ेंगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के बिना सुरक्षित नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के बिना देश सुरक्षित है नहीं रह सकता। वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को मजबूत बनाना है। अमित शाह शुक्रवार को देहरादून में सीमा द्वार स्थित आईटीबीपी आईटीबीपी परिसर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 65वें स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने परेड की सलामी ली थी। इस मौके पर उन्होंने देश के जवानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप अब देश की सीमा की चिंता कीजिए, आपके परिवार की चिंता सरकार करेगी। शाह ने वाइब्रेंट विलेज योजना को आईटीबीपी के नोडल एजेंसी बनाने की बात उन्होंने कही और गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है। पहले पहले जिन इलाकों को देश की सीमा का अंत मानकर नजरअंदाज किया गया, हमने वहां से शुरुआत की। 2014 से पहले भारत चीन सीमा पर विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च किया जाता था, लेकिन अब जो है 12,304 करोड़ रुपए सालाना इन गांवों के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। ये रियलिटी है कि जब तक हमारे बॉर्डर से सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वे कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। तो सबसे पहले वहां बसे उन गांवों का डेवलपमेंट करना होगा, वहां तक पर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं का पहुंच कराना होगा ताकि वे वहां से न जाए, वे प्रस्थापन न करें और अपनी जो कमजोरी, अपनी सुविधाओं के लिए बाहरी देशों के साथ जो है संपर्क न बनाए। तो ये इन्होंने कहा कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, ऐसे बात कही। संसदीय समिति ने धनखड़ को सौंपी 3 नए बिल की रिपोर्ट। इधर सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो अभी चुनावी माहौल है उसका, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। उपमंगल का दीपोत्सव रोकना होगा, तकनीक का दुरुपयोग, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। जो टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, एआई दिन दिन बढ़ रहा है, हर दिन इफेक्ट कर रहे हैं लोगों के जीवन को। तो उस बारे में के उपयोग, तकनीकी के दुरुपयोग जो हो रहा है उसका एक कंट्रोल होना चाहिए, उसका जो एक निगरानी होनी चाहिए।
इस बारे में है। ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 के लिहाज से इम्पोर्टेंस है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें किसी और के चेहरे पर उनका चेहरा लगा दिया गया। वायरल वीडियो इंटरनेट से जुड़ी एक हस्ती जारा पटेल का था, जिसे एडिट करके उनके चेहरे को रश्मिका मंदाना के चेहरे से बदल दिया गया। ऐसा डीप फैक तकनीक के जरिए किया गया। ऐसी तकनीक छेड़छाड़ की शिकार अभिनेत्री कैटरीना कैफ भी हुई हैं। अन्य देशों में भी ऐसे मामले आ चुके हैं। ये मामले यही बताते हैं कि तकनीक का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। रश्मिका मंदाना का वीडियो सामने आने के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीप फेक वीडियो गलत सूचना का खतरनाक रूप है। प्रभावित लोगों को तुरंत एफआईआर दर्ज कराने को कहा गया। वहीं एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक समेत सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म से सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत शिकायत मिलने से 36 घंटे के भीतर छेड़छाड़ कर बनाई गई तस्वीरों वीडियो हटाने का निर्देश दिया गया। तो डीप फेक एक टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी चेहरे का कॉपी करके वीडियो बनाया जा सकता है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। किसी फोटो या वीडियो का चेहरा लगा दिया जाता है। इसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सहारा लिया जाता है। इसमें वीडियो और ऑडियो का सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसे तैयार किया जाता है कि फेक भी रियल दिखने लगता है। वॉयस क्लोनिंग की वजह से अब आवाज भी हुबहू कॉपी की जा सकती है। इसके चलते लोगों को गलत संदेश जाता है और भ्रम फैलता है। कभी भी ऐसे जो लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर या फिर देश के लीडर हैं, इनके द्वारा अगर कोई कही हुई बातों का अपशब्द मतलब उसको डिस्टरबेंस करके किसी भी समुदाय के प्रति, किसी भी कम्युनिटी के प्रति अगर वो अपने लैंग्वेज चेंज कर दें तो उससे जो है काफी ज्यादा प्रभाव होगा। जो कम्युनल सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। इससे ये डिफेंस वॉइस क्लोनिंग की वजह से जो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इस टेक्नोलॉजी से वॉइस क्लोनिंग की वजह से आवाज हुबहू कॉपी की जा सकती है। इसके चलते लोगों को गलत संदेश जाता है, भ्रम फैलता है। डीप फेक शब्द पहली बार 2017 में इस्तेमाल हुआ था। तब अमेरिका के सोशल न्यूज एग्रीगेटर रेडिट पर कई सेलिब्रिटीज के वीडियो पोस्ट किए गए। इसमें अभिनेत्री एमा वाटसन, गैल गैटोड, स्कारलेट आदि के कई प्रमुख वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से तकनीक जिस तेजी से बदल रही है और दुनिया को जिस तरह प्रभावित कर रही है वह समस्याएं पैदा करने वाली है। ऐसे कई चीजें जिनके बारे में हम कभी भी सोच नहीं सकते थे, वे भी तकनीक के माध्यम से सामने आ रही हैं। डीप फेक में वीडियो कुछ इस तरह तैयार किए जाते हैं कि आवाज और हाव भाव बिल्कुल वास्तविक लगते हैं। पहली नजर में पहचानना मुश्किल हो जाता है वीडियो असली है या नकली। ऐसे एआई टूल्स और सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनकी मदद से वीडियो से फेस को मार्क कर दिया जाता है। इसे रोकना आसान नहीं, हालांकि तकनीकी कंपनियों द्वारा कुछ हद तक कदम उठाए गए हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं है। फेसबुक ने फेक कंटेंट को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। यूट्यूब भी डीप फेक की शिकायत मिलने पर उसे हटा देता है, लेकिन पूरी तरह रोकना मुश्किल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी कंपनियों को कानून की भाषा में इंटरमीडिएटरी कहते हैं। भारत में आईटी एक्ट 79 के तहत उन्हें कानूनी छूट प्राप्त है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को डीप फैक्ट्स का दुरुपयोग होने पर अपनी एडवाइजरी में इंफ्रो टेक्नोलॉजी एक्ट 1000 की धारा 66D का जिक्र करते हुए तत्काल कार्यवाही करने की बात कही है। डीप फेक तकनीक का पिछले कुछ वर्षों में काफी गलत इस्तेमाल हुआ है। साइबर अपराधी इसका धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका सबसे अधिक दुरुपयोग अश्लील वीडियो या तस्वीर बनाने में हो रही है। जानी मानी हस्तियों के साथ भी इस तकनीक के जरिए खिलवाड़ हो रहा है। प्रारंभ में इसका उपयोग मनोरंजन के लिए हो रहा था, लेकिन अब उसका उपयोग दुष्प्रचार करने और भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा
पोर्न वीडियो बनाने में भी किया जा रहा है। लोग अपनी तरफ से सावधानी बरत कर ही इस तकनीक के दुरुपयोग से बच सकते हैं। डीप फेक बनाने वाले लोग सबसे पहले सुरक्षित शख्स के बारे में पर्याप्त सूचनाओं का संग्रह करते हैं, इसलिए सार्वजनिक तौर पर अपनी तस्वीरें और वीडियो साझा करने से बचें, क्योंकि डीप फेक के लिए अधिक अधिक तस्वीरें और वीडियो जमा की जाती हैं ताकि शख्स का हाव भाव उकेरा जा सके। डीप फेक वीडियो बनाने और साझा करने पर आईपीसी की धारा के तहत कार्यवाही हो सकती है। यदि किसी की छवि खराब होती है तो मानहानि का दावा भी किया जा सकता है। इस मामले में इंटरनेट कंपनियों के खिलाफ आईटी नियमों के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है। आईटी मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूजर्स को शिकायत मिलने के बाद डीपफेक कंटेंट को तुरंत हटाना होगा। हाल में यूरोपियन यूनियन ने डीपफेक तकनीक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एआई एक्ट के तहत कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन लागू किया है। इसके तहत गूगल, मेटा, एक्स सहित कई कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पर डीप फेक और फेक अकाउंट रोकने के सख्त कदम उठाने होंगे। उन्हें लागू करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। कानून तोड़ने पर कंपनी को वार्षिक राजस्व का 6% जुर्माना देना पड़ेगा। तकनीक के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी चिंता जता चुके हैं। भारत को डीप फेक और इस जैसी अन्य तकनीक का दुरुपयोग से निपटने के लिए एक प्रभावी कानूनी और नियामकीय ढांचे की जरूरत है, क्योंकि फोटो और वीडियो से छेड़छाड़ कर गलत और भ्रामक सूचनाएं फैलती रहती हैं। इसके चलते कई बार कानून एवं व्यवस्था के समक्ष भी संकट खड़ा हो जाता है। जैसे कि भारत में अगर बात करें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूजर्स जो मोबाइल यूजर्स हैं वो लाखों अरबों की संख्या में हैं और वे अपना सोशल अकाउंट से हैंडल करते हैं, जो अपना प्राइवेट जैसे अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करते हैं। जैसे अभी बात करें कि इंस्टाग्राम पर जैसे यूट्यूब है, इनमें रील्स का एक चलन है, तो उसमें सारे वीडियोस कई सेलिब्रिटीज और कई सारे प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वे अपना वीडियो अपलोड करते हैं और उससे काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट होते हैं। तो वे सारे उन सब का दुरुपयोग हो सकता है इस डीप फेक तकनीक से। इस बारे में चिंता जताने की जरूरत है। भारत को जो है भारत को डीप फेक जैसे तकनीक के दुरुपयोग से निपटने के लिए प्रभावी कानून और नियामकीय ढांचे की जरूरत है, ताकि फोटो से छेड़छाड़ और वीडियो छेड़छाड़ रोका जा सके। ये था टेक्नोलॉजी से इशू, सवालों से घिरे नशा मुक्ति केंद्र। आतंकवाद का परिभाषा ये अभी जो विश्लेषण के तौर पर आया है कि आतंकवाद की परिभाषा क्या होनी चाहिए। आज विश्व के लगभग सभी देश आतंकवाद से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जूझ रहे हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए जिस तरह के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, उसकी कमी दिखाई देती है। इसलिए भारत ने सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा के लिए सीसीआईटी नामक वैश्विक कानूनों को मूर्त रूप दिए जाने पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे पारित किए जाने की दिशा में आतंकवाद के मामले पर देश कोई राजनीति नहीं कर पाएगा, जिसका एक बड़ा लाभ भारत को भी होगा। तो कहा गया अभी तक जो है आतंकवाद को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है कि आतंकवाद किसे कहा जाए, किस एक्टिविटी को आतंकवाद की संज्ञा दी जाए। साथ ही अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में तो हर हर कंट्री आज आतंकवाद से परेशान है। चाहे आप इंडिया की बात करें, उधर इसराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, कहीं किसी भी कंट्री की अगर आप बात करें तो आतंकवाद से सारे देश ग्रसित हैं, लेकिन अभी तक कोई भी परिभाषित नहीं कर पाया है। और पूरे वर्ल्ड में अगर यूएन की बात करें तो यूएन ने भी अभी तक एक ऑफिशियल डेफिनेशन आतंकवाद की नहीं दी है। ताकि अगर ऑफिशियल जो आतंकवाद की
कैटेगरी डिफाइंड हो जाए कि इस एक्टिविटी को आतंकवाद घोषित कर दिया जाए, तो काफी हद तक जो इस तरह के एक्सट्रीमली जो एक्टिविटी है उसको रोका जा सकता है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो अभी इसको कानून बनाने की दरकार रखी गई है भारत के द्वारा। पारदर्शिता से बढ़ेगा प्रयोग। औद्योगिक उत्पादन जो है बढ़ा है, पिछले घटा है। छमाही में औद्योगिक उत्पादन घटा है। तेल उत्पादन और कटौती करें ओपेक देश। मुजफ्फरनगर स्कूल थप्पड़ कांड मामले में उत्तर प्रदेश का सरकार को फटकार। ईडी ने फर्जी कॉल सेंटर धोखाधड़ी में 67.23 करोड़ की संपत्ति जब्त की। बुमराह के आगे विपक्षी हो रहे हैं गुमराह। सबसे गेंदबाजों में सबसे बेहतर इकोनॉमी है बुमराह की गेंदबाजी। औसत में भी शमी के बाद जसप्रीत का नंबर। दिल जीत कर बाहर हुए अफगानिस्तान जो है जो वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल से बाहर हो गई। अब जो इधर मैच होगा, अब 4 टीमों के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा। इंग्लैंड के विरुद्ध चमत्कार से होगा पाकिस्तान का बेड़ा पार। तो आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ पे है नहीं। तो अब रुकते हैं यहीं पे और मिलते हैं कल के सेशन में नए न्यूज के साथ, नए समाचारों के साथ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा और इसको और कैसे सुधारा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें।